चाइना के पास 52 फ्रीगेट है और भारत के पास 13 फ्रीगेट है। फ्रीगेट से भी छोटे आकार के जो होते हैं वो होते हैं कॉर्बेटर। ये जो है चाइना के पास कॉर्बेटर की संख्या जो है वो 50 है और इंडिया के पास 19 है। ये पनडुब्बियों के अंदर भी हमला कर सकते हैं, पनडुब्बियों को मार सकते हैं एंटी सबमरीन हथियार के द्वारा से। तो यहां भी आपको चाइना की संख्या ज्यादा लगेगी। पेट्रोलिंग के लिए जो कोस्ट गार्ड के जहाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोलिंग वेसल। ये चाइना के पास 220 है और भारत के पास 139। ये क्या करते हैं, युद्ध में जो नेवी के जहाज घायल हो जाते हैं जिसपे बम गिर जाता है तो उसमें से इवैक्यूएट कराते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, सैनिकों को। तो ये राहत के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। उसका कोस्टल एरिया भी चाइना का ज्यादा है। संख्या अधिक होने के बाद भी चाइनीज ने भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका 2 रीजन है। पहला रीजन समझिए, जैसे हम एक टीचर है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसी पर हम आश्रित है। हमको लोग टीचर के नाम से जानते हैं, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो चाइना सब कुछ छोड़ सकता है, व्यापार नहीं छोड़ सकता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज आगे कैसे चला गया, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में व्यापार है, पूरी दुनिया में उसके खरीदार हैं और इस सामान को पहुंचाने के लिए उसको हिंद महासागर में आना ही पड़ेगा। चाहे वो अफ्रीका में बेचे, यूरोप में बेचे, कहीं भी बेचे, तुमको यहां से जाना ही है हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में तुम भारत से बैर करके नहीं जा सकते हो, तुम्हारा व्यापार चौपट होगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा, अभी अमेरिका ने अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में भेज दिए हैं। ये जानबूझ के भेजे हैं। आप अभी सुने होंगे कि मोदी जी में और डोनाल्ड ट्रंप में फोन पे वार्तालाप हुई थी, ये सीक्रेट बात थी। लेकिन आप अभी सोचिए अपने मन से कि चाइना और अमेरिका में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने बहुत ही भीषण जंगी जहाजों को, विध्वंसक जहाजों को पूरा ग्रुप भेज दिया जिसमें 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 अमेरिका भेज दिया, तो वो यहां से अब हट ही नहीं सकता है क्योंकि उधर झगड़ा है। अब यहां हिंद महासागर में इंडियन नेवी एकदम फ्री हो गई। अब अगर इंडियन नेवी आगे बढ़ती भी है तो अमेरिका और इंडिया एक साथ हो जाएंगे। यहां ऑस्ट्रेलिया से पहले समझौता हो गया है और इंडिया के मैटर पे कभी भी रूस उसके साथ नहीं आएगा। और आप सोच रहे होंगे पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जाएंगे। रे बकलोलवा कहीं का, अमेरिका तुमको पैसा देना बंद करेगा, ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। और भारत के कहने पर अगर भारत के मामले में टांग लड़ाएगा तो अमेरिका जानता है कि भारत को रोकने का मतलब चाइना को रोकना, और चाइना अगर नहीं रुका तो अमेरिका के लिए दिक्कत होगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की धमकी देगा और इस धमकी से ही तुम लोग का पैंट गीला हो जाएगा। देखिए, हम लोग को केवल डराया जाता है कि चीन की सेना बड़ी है, उसके पास पैसे ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है। गलत है, हमें उसकी सेना से नहीं लड़ना है। देखिए, मेरा अपना मानना है चीन को माइंड से हराना है। सबसे पहले हमको चीन के 8 जगहों पर हमला करना है और इसमें से सबसे पहले हमको चीन के सैटेलाइट मार के गिराने हैं। आप कहिएगा कि वो इंडिया का सैटेलाइट नहीं मार के गिरा सकता है। देखिए, सैटेलाइट कहां घूम रहा है अंतरिक्ष में, इसको पता करने की टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास है और रूस के पास है। भारत की सैटेलाइट की जानकारी रूस चाइना को नहीं देगा, लेकिन चाइना का सैटेलाइट कहां है इसकी जानकारी कमकासा और कास्टा समझौता हो जाने के बाद अमेरिका हर हाल में भारत को दे देगा। और इस जानकारी के आधार पर भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से चाइनीज सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है। एक बार जब ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना के 13 जो मिलिट्री सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं, अगर ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना ऊपर से निगरानी ही नहीं रख सकता है कि भारत क्या कर रहा है। और उसके जो रडार है वो केवल छोटे एरिया को निगरानी कर सकते हैं। जो मिसाइलें एटमॉस्फेयर में घूम रही है उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष से आ रही होती है, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और अगर चाइना का सैटेलाइट गिर गया तो हमारी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वगैरह चाइना में घुस जाएगी तो चाइना को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये सैटेलाइट गिरे, चाइना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा उसकी निगरानी सर्वेलांस में। और इसके बाद जो सबसे तेज एक्शन लेता है, देखिए सैटेलाइट गिर गया तो चाइना की मिसाइलें भी काम नहीं कर सकती है। और उसके बाद अचानक जो चाइना के जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टियां, इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए। जो तिब्बत और सिंजियांग का एरिया जो भारत से लगता है, इन एयर स्ट्रिप को गिराने के बाद चाइना कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। हम लोग को मेन चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे एयर स्ट्रिप टूट गए, चाइनीज विमान हवा में उड़ान नहीं भर सकते बिना एयरपोर्ट की मदद से। इसके बाद हम लोग को चाइना के पावर ग्रिड पर हमला करना है। चाइना में 2 सबसे बड़े पावर ग्रिड है जो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अगर हम इस पावर ग्रिड को गिरा दिए, एक भी बम गिरा ना पावर ग्रिड पे, पूरा चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा, उसके अंदर बिजली कट जाएगी। आप सोचिए, आपके यहाँ 2-3 दिन बिजली कट जाएगी, हर एक चीज ठप हो जाएंगे, कितना आपका इन्वर्टर बैकअप पावर देगा। तो जैसे ये बिजली ठप होगी,
पावर बैकअप के अभाव पर जो छोटे मोटे रडार हैं इनको भी पावर नहीं मिल पाएगा, वो भी बंद हो जाएंगे। और उसके बाद चाइना का जो सबसे बड़ा डिपो है, जितने बड़े बड़े पेट्रोलियम के डिपो हैं, इन डिपो को उड़ा देना चाहिए। इस डिपो को उड़ाने पे डबल फायदा होगा, एक उसका पेट्रोल जाएगा, दूसरा ये खुद उसके लिए एटम बम साबित होगा, ये खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा और अगल बगल में अफरा तफरी मिल जाएगी। इसके बाद चाइना अपने रेल नेटवर्क की मदद से सोचेगा अपनी सेना को जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भारत को तुरंत उसके जो मेन रेलवे जंक्शन है, जहां ज्यादा रेलवे आके जुड़ती है, उन रेलवे जंक्शन को ध्वस्त करना चाहिए ताकि रेल जो है तेजी से नहीं आ सके, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद चाइना अपना मेन फोकस करेगा रेलवे के थ्रू, तो रेलवे को ध्वस्त कर देना चाहिए। तुरंत स्ट्रेटेजिक फोर्सों को और एयरफोर्स के द्वारा उसके बड़े बड़े जितने भी सड़क पर बनाए गए पुल हैं इसको ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि चाइना का एरिया पहाड़ों वाला एरिया है और वहां हमेशा हर 10-15 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आता है। ब्रिज तोड़ दीजिएगा तो 2-3 महीने से कम समय में बनेगा ही नहीं, इतने में तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसको रोकने से चाइना की बढ़त रुक जाएगी। इन 6 हमले से चाइना का मनोबल पूरी तरह टूटेगा। उसके बाद जो चाइना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां तोप गोले बारूद कारखाने, ये सब के जो कारखाने हैं जहां बंदूकें बनती हैं, उन सब पे तुरंत ध्वस्त करके हमला से उड़ा देना चाहिए। इससे जो उसका बैकअप सपोर्ट था ये टूट जाएगा और बैकअप टूटने के बाद उसे इस विषम परिस्थिति में कोई दुनिया मदद नहीं करेगी। और चाइना जो सबसे ज्यादा कूदता है अपने व्यापार पे ना, उसके व्यापार को समुद्र के रास्ते होते हैं, उसके जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उस पर तेजी से हमला करके एक साथ तोड़ देना चाहिए इन सबको। हमारे हिसाब से चाइना की इन 8 जगहों पर हमला करेंगे, चाइना की कमर टूट जाएगी। लेकिन चाइना हमको अपनी केवल मजबूत चीजों को दिखाता है कि हमारे पास 21 लाख आर्मी है। अरे कोई आर्मी धरी की धरी रह जाएगी ससुराई, तुम्हारा ये 8 चीज टूट गया ना तो तुम देखा ना 21 लाख फौज है कि 21 करोड़ है, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया गया है। इजराइल ने 6 दिन की लड़ाई में पूरी अरब देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों को हरा दिया था। ना कोई उसका साथी था, ना पूरे पड़ोसी उसके दुश्मन थे सब। इसके बावजूद उसने पूरे अपने अरब देश के दुश्मनों को धूल चटा दिया, चाहे वो उसके अगल बगल का मिस्र हो, सीरिया हो, लेबनान हो, सबको हरा दिया। और इजराइल वो सारे हथियार, वो सारी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हर एक रणनीति तैयार है। अतः भारत अगर इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग ज्यादा भारी पड़ेंगे। लेकिन हमको क्या दिखाया जाता है कि हमको आर्मी से लड़ना है, एयरफोर्स से लड़ना है, अभी मेंटली लड़ना है। पहले ये थूर दीजिए और उसके बाद एक वो आर्मी आओ। सोचा तो आप बहुत ज्यादा टैंक करना, ले और टैंक उठा के हम लोग यहाँ खूंटा में बांधेंगे टैंक को। देखिए अगर चाइना पर इस तरह से हमला होगा तो अगले 100 साल तक चाइना खड़ा नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमें तुरंत चाइना के इन भाग में, यानी उसके तिब्बत में विद्रोह खड़ा करके तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। अभी दलाई लामा ने भी कहा है भारत को कि अगर भारत तिब्बत को स्वतंत्र कराएगा तो तिब्बत भारत का साथ देगा। तो तिब्बत पे तुरंत इस तरह से एक्शन ले लेना चाहिए। तो भारत को तिब्बत के मामले को भी जोर से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी से 100 रुपया ले लिए हैं और हम चाहते हैं वो 100 रुपया हम हड़प ले, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? जब वो आदमी मिले ना तो हमको कहना चाहिए हमारा 1000 रुपया दो, हमारा 1000 रुपया दो। आदमी कहेगा कैसा 1000, कैसा 1000? पंचायत बैठेगा तो फिर हो गया, चलो भाई 1000 का मैटर नहीं है, और पीछे वाला 100 रुपया गायब हो गया। इसीलिए भारत को तुरंत तिब्बत और ताइवान के मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि चाइना उसी में उलझ जाए, लद्दाख ये सब का मैटर नहीं मिल जाए। चाइना को खाली छोड़ेंगे तो फिर वो आपको बर्बाद करेगा। अतः हमारे नीति निर्देशकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपनी सेना को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमें चाइना की इन 8 जगहों पर एक ही बार हमला करना है, जिस तरह से इजराइल ने किया था। और उसके बाद तिब्बत के मैटर को हाईलाइट करके तिब्बत को स्वतंत्र कराना चाहिए। और हमारे नीति निर्देशकों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि तोप टैंक का जमाना अब पुराना हो गया, अब आपका मेंटली लड़ाई लड़ेगी। अभी भारत के पास 2 सबसे घातक हथियार है। आप देखिए सबसे घातक हथियार हमारे पास कौन है? अभी जो भारत के कमाल संभाले ना नरेंद्र मोदी, बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला है। देखिए नरेंद्र मोदी का डिसीजन कितना तगड़ा था कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, और वो लोग भी मरे हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अमेरिका का न्यूज है। उसने कहा है कि हमने क्लोज मॉनिटरिंग की है। अमेरिका ने रिपोर्ट दिया है कि चाइना के गलवान घाटी के एरिया में चाइना ने एम्बुलेंस और एयरलिफ्ट से अपनी लाशों को उठाकर ले गया। और चाइना ने खुद कहा है कि हम इसको ज्यादा हम संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे देश में इसके एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चाइना ने क्या कहा है कि भारत सरकार को भारत के सैनिकों को माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब जो पिटाया है वही ना कहता है कि दूसरा आदमी माफी मांगे। और कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के हैं कि नहीं है। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सब, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे सब ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए, हाथ से पकड़ के मुर्गियां ईट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। इतनी तो होते हैं ऐसे चाइनीज। जब भारतीय सैनिक कद काठी से भी हैवी साबित होते हैं सब उनके सामने। मोदी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत जी ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाइना ने क्या कहा था कि हम 8 घंटे में फौज उतार सकते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और मोदी जी ने 1 लाख फौज को घुसा दिया लद्दाख के एरिया में, और गलवान घाटी से महज 5 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। अगर वो फौजी चाहे तो आधे घंटे में 30 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे गलवान घाटी पे। और चाइना कहता है हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हम 8 घंटा में पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ आधा घंटा में पहुंच सकते हैं। 1 लाख को पहुंचा
पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने, अब बोला तक नहीं किसी को कि हम पहुंचा दिए। मोदी जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया है कि इस गलवान घाटी में जो हुआ विवाद के बाद भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं इसमें काफी ज्यादा दरार देखने को मिलेगी, अर्थात भारत व्यापार के क्षेत्र पर भी उसका विरोध करेगा। और दूसरी जो बात है, हम मोदी जी से कहेंगे अभी कुछ समय के लिए जो भारत के रक्षा मंत्री है ना, वो योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए। देखिए 1 महीना में ना ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना साफे खत्म हो जाएगा, फिर चाइना नहीं कहेगा कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को मानिए, अभी वर्तमान में यही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम आप ही से पूछते हैं, एक बात बताइए ना, अभी जो स्थिति है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो हमारा नेतृत्व कर रहा है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे कि अभी याद करेंगे नेहरू ऐसे थे, वो ऐसे थे? अरे हमको, आपको, सबको इस समय अपनी सेना के साथ, अपने नेतृत्व के साथ एकदम खड़े रखना है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, अलग पार्टी की हो सकते हैं, लेकिन अभी बॉर्डर पे जो चल रहा है हमको आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कटा जाएंगे लोग एक एक करके। क्योंकि जब चाइना घुसेगा ना, काटना चालू करेगा तो नहीं देखेगा कि आप किस धर्म के, किस जाति के, किस पार्टी के रहने वाले हैं। बंदूक किसी के सीना नहीं पूछ के जाती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि किस जाति को, काट के रख देगा एक साथ। इसलिए अभी भी समझ जाइए, अभी भी हमको अपनी सेना के साथ, सरकार के साथ डट के खड़ा रहना है। जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो हम एक एक सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया था, हर चीज को, लेकिन अभी पूछना गलत है। देखिए अगर आपको लगता है हम किसी पार्टी के समर्थक हैं तो गलत बात है, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है अभी इन्हीं से संभलेगा। नहीं तो आप ही कमेंट करके बताइए ना कि कौन किससे संभलेगा, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमको हर हाल में साथ देना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में हम मिसाइलों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अभी हम केवल दोनों की क्षमता की तुलना कर रहे थे, ना कि उनकी स्पेसिफिकेशन की। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, सबसोनिक, सरफेस टू सरफेस, LRSAM, ये सब क्या मिसाइल होती है, इसमें क्या अंतर है, इसको समझा देंगे। साथ ही दोनों देशों के जो जहाज है या जो हेलीकॉप्टर है या जो भी फाइटर प्लेन है उसको 1 to 1 रख के तुलना भी कर सकते हैं कि इसका डिस्क कैपेसिटी कितना है, इसकी सर्विस सीलिंग कितनी है, इसमें हॉट स्पॉट कितने जगह पे लगाएंगे, इसमें किस तरह का रडार है। इस सब के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हम एक एक चीज की तुलना करा देंगे। अगर इसमें करते तो वीडियो 4 घंटा का हो जाता, काफी लंबा हो जाता। हमारे हिसाब से भारत को भी इजराइल की नीति अपनानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना के 8 जगहों पर हमको टारगेट लेकर रखना चाहिए कि नहीं, कि रातों रात हम हमला कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कि उन 8 जगहों पर हमला करने के बाद क्या चाइना खड़ा हो सकता है? चाइना पूरी दुनिया में कोरोना बांट दिया। हमारे ख्याल से जो अन्य बॉर्डर पे है ना, भारत सरकार को हॉस्पिटल से उठा कोरोना मरीज को वर्दी पहना के घुसा देना चाहिए चाइना बॉर्डर पे। लो ससुरा धकिया, देखो तू ससुरा कोरोना बांटा, हम वो बांट देंगे तुरा यहाँ पे। चाइना शराफत से सुधरेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।